तो सर क्या जितनी भी तरह की हार्ट प्रॉब्लम निकलती है, क्या हम सारे बच्चों को सर्जरी के लिए रिकमेंड करते हैं या मेडिसिन के थ्रू भी उनकी उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है, जो कुछ वाल्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व जिसमें बोलते हैं, जिसमें कि एओर्टिक वाल्व में नॉर्मली 3 कस्प होते हैं और कुछ बच्चे जो पैदा होते हैं उनको वाल्व में 2 कस्प होते हैं। तो ऐसे बच्चों को डायग्नोसिस के बाद इमीडिएटली यूजुअली प्रोसीजर की जरूरत नहीं पड़ती है। इनको हम लोग फॉलो अप करते रहते हैं और ये देखते हैं कि वाल्व में स्टेनोसिस कब डेवलप हो रही है। एंड ये देखा गया है कि यूजुअली सेकेंड और थर्ड डेकेड ऑफ लाइफ में जाके ये कुछ प्रोसीजर करने की जरूरत पड़ती है ऐसे बच्चों में। इसी तरीके से अब आजकल की तारीख में जो इंटरवेंशन के जरिए कुछ होल्स को बंद किया जा सकता है या कुछ वाल्व्स को हम लोग बैलून के द्वारा डायलेट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब बच्चों को सर्जरी ही करना पड़ेगा। जो एओर्टिक वाल्व है या पल्मोनरी वाल्व जिसमें स्टेनोसिस हो जाती है, उसको बैलून के द्वारा डायलेट किया जा सकता है एंड बाय सम टाइम। ऐसे ही कुछ जो छेद हैं जो हार्ट के, जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, उसको हम लोग डिवाइस के द्वारा बंद कर सकते हैं। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बड़े बड़े बच्चों में डिवाइस के द्वारा बंद कर सकते हैं। तो कई ऐसे प्रोसीजर हैं जिनको कि बिना ऑपरेशन के भी बच्चों को इंटरवेंशन के जरिए ठीक किया जा सकता है। लेकिन जो स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीजेज है जिसके अंदर की मेजर एबनॉर्मेलिटीज हैं, वो सर्जरी के द्वारा ही ठीक हो पाते हैं, क्योंकि उनको डिवाइस के जरिए हम लोग पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते। ये सारे विषय पे चर्चा करने से पहले, जब से इस विषय को हम लोगों ने तैयार किया, तो मुझे अपने चाइल्डहुड का एक केस याद आ रहा है। शायद मैं 10th में रही होगी जब ये देखा था मैंने एक 6 साल के बच्चे को, कि उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। अब वो क्या डिजीज थी उस समय की तो नहीं मालूम, बस ये सुना था कि बच्चे के दिल में छेद था और दुबला पतला प्यारा सा गोरा सा बच्चा था। वो उसको 6 साल की उम्र में ऑपरेट किया था और वो भी बड़े मजे से, वो खेल उसके लिए हो गया था कि वो दिखाता था कि उसको कितने स्टिचेस आए हैं, कौन सा कट आया है। वो कभी कोई थोड़ी थोड़ी बातें भी बताता था मेडिकल साइंस की। तो और ये भी कहा था कि उसका आगे चल के किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, आई मीन कि वो हेल्दी बच्चा रहेगा। लेकिन एज पर एज माई एक्सपीरियंस कंसर्न, और आप सब भी इस कुछ चीज को कहीं ना कहीं देखते होंगे, डॉक्टर उत्कर्ष भी देख रहे होंगे, कि जब कोई इस तरह की बीमारी का बच्चा आता है, बट नेचुरल है कि पेरेंट्स ओवर केयर में आ जाते हैं, तो बच्चे के कुछ बिहेवियरल इश्यूज भी निकल के आते होंगे और उसकी हार्ट की प्रॉब्लम भी है। कैसे इन सब चीजों को बैलेंस किया है मैम? डॉक्टर उत्कर्ष, एक ऐसा बार कुछ है पहले, क्या? हाँ हाँ, थोड़ा सा मैं एक बार जनरल पब्लिक की नॉलेज के लिए जी एक ओवरव्यू एक बोलना चाह रहा था जी कि जैसे हमारा जो हार्ट होता है उसके 4 चेम्बर होते हैं और 4 चेम्बर्स में दो अट्रिया और 2 वेंट्रिकल होते हैं। इसमें जो राइट साइड है और वो हमारे शरीर के खून को लंग्स तक पहुंचाते हैं। लंग्स में खून को ऑक्सीजन मिलती है और उसके बाद फिर वो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में जाता है और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट फिर पूरे शरीर को सर्कुलेट करता है। तो हमारे लेफ्ट और राइट एट्रिया के बीच में छेद हो सकता है जिसको ईएसडी बोलते हैं। लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के बीच छेद हो सकता है जिसको पीएसडी बोलते हैं। और एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी, इनके बीच भी एक लाइन होती है जो पीडीए कहलाता है। तो अगर इनमें से कुछ खुला है तो बच्चे को एसाइनोटिक यानी खून नीला ना होने वाली बीमारी होगी। लेकिन जैसा भी सर बता रहे थे, चेम्बर उल्टे हैं या खून नसें उल्टी जुड़ी हुई हैं, दूसरी जगह पे जुड़ी हुई हैं, या कोई वेंट्रिकल या कोई सुराग जो वॉल्व होती है से बने नहीं, डिजीज हो सकती है जहां पे जो ऑक्सीजन वाला खून है जो कि लंग्स में जाना चाहिए था वो सीधे बॉडी में जाने लगे, जिससे फिर वो बच्चा नीला दिखेगा और हार्ट डिजीज होगी। तो ये तो एक थोड़ा सा स्ट्रक्चरल व्यू है। तो इसके अंदर जो बच्चे जिनको एसाइनोटिक हार्ट डिजीज होती है, इनमें एएसडी वाले बच्चों में ज्यादातर भी परेशानी कम होती है क्योंकि अट्रिया का बहुत ज्यादा काम नहीं होता है, लेकिन वेंट्रिकल का ज्यादा काम होता है, इसीलिए वीएसडी वाले बच्चे ज्यादा बीमार हो जाते हैं। और पीडीए वाले बच्चे तो खैर शुरुआत से ही बीमार होते हैं। तो ऐसे बच्चों के अंदर क्योंकि उनकी ग्रोथ कम हो रही होगी, पेरेंट्स उनको खाना पीना दे रहे हैं फिर भी उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, बार बार बीमार हो रहे हैं, तो ऐसे बच्चों में जैसे आपने कहा बिल्कुल साइकोलॉजिकल इश्यूज जरूर आते हैं। ऐसे बच्चे
अपने साथ वालों के संग खेल नहीं पाते, खेलने में बहुत जल्दी थक जाते हैं। उनकी शुरुआत के समय में फीडिंग की बड़ी प्रॉब्लम होती है, दूध पीते पीते थक जाएंगे तो माँ भी उनसे परेशान हो जाती है कि ये बच्चा हर समय दूध पीना चाहता है, क्योंकि वो 5 मिनट दूध पी के थक जाएगा, बच्चा छोड़ देगा, फिर थोड़ी देर बाद भूखा होकर रोने लगेगा, फिर माँ उसे दूध पिलाए। तो इस तरीके से मदर के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब तक डायग्नोज ना हो पाए तो उनकी समझ में नहीं आता कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये लंबी परेशानी है, इनके संग में साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। लेकिन जैसा सर ने बताया कि ट्रीटमेंट देने के बाद ये बच्चे बहुत अच्छा रिकवर करते हैं, और जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं रिकवर हो जाती हैं। तो ये क्योंकि बच्चों के अंदर खास तौर पे ये इश्यूज जल्दी ठीक हो जाते हैं। बट हाँ, अगर आपने लॉन्ग टर्म इस चीज को खींच लिया, अब ये बच्चा 10 साल का हो चुका है, उसके हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो चुकी है, वो कभी किसी के संग खेल नहीं पाया, तो ये फिर परमानेंट इश्यूज हो सकते हैं। तो फिर वैसे लोगों की मदद फिर आप ही कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर रवि, आप ये एक कुछ, हाँ यस प्लीज राजीव। आप, मेरे पास एक क्वेश्चन आया है जिसमें ये हाँ लोग कोई ये पूछना चाह रहा है कि क्या इनको अवॉइड नहीं किया जा सकता इस तरह की बीमारी को, कुछ हाँ, कुछ प्रिकॉशंस, प्रिवेंटिव मेजर्स, हाँ। कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स, या कुछ ऐसा होता है कि इनको अवॉइड किया जा सके या कुछ किया जा सके। एक क्वेश्चन है FB पर आया मेरे पास, तो मैंने ओके ओके, तो वी विल डिस्कस इट। जस्ट मैं अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ। डॉक्टर रवि, ये हार्ट मर्मरिंग भी कुछ होता है क्या? हार्ट, मर्मरिंग? हाँ, हार्ट मर्मरिंग एक्चुअली जब जब भी कोई दो चैम्बर्स के बीच में या दो आर्टरीज के बीच में जब कोई कम्युनिकेशन बन जाता है और प्रेशर डिफरेंस होता है, तो ब्लड का जो फ्लो होता है वो इन्हें प्रेशर फ्लो होता है, तो उससे जो है वो एक साउंड पैदा होती है बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द ब्लड इन एन एबनॉर्मल वे। वो ये जो आवाज है, क्या ये पेरेंट्स पहचान सकते हैं? ये पेरेंट्स सुन सकते हैं, क्योंकि अगर बच्चे के हृदय पे मतलब चेस्ट के ऊपर माँ अपना कान रखेगी तो कुछ आवाज सुनाई पड़ेगी, एबनॉर्मल साउंड सुनाई पड़ेगी, और इसी साउंड को हम लोग स्टेथोस्कोप से सुन के कुछ डायग्नोस्टिक साउंड नेचुरली आप तो एक्सपर्ट हैं उस चीज के, आप सारे डॉक्टर्स उस चीज को मतलब ऐसा ही डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे। जब किसी वाल्व में रुकावट होती है या वाल्व में लीकेज होती है तब भी हार्ट की मरमर प्रोड्यूस होती है। तो मरमर प्रोड्यूस होने के यही मेन कारण है, जब किसी वाल्व में रुकावट हो या लीकेज हो तो मरमर आएगी, तो या फिर किसी दो चैम्बर जिनमें प्रेशर डिफरेंस हो उसमें कम्युनिकेशन हो जाए, तो जो ब्लड फोर्स से फ्लो करेगा, एब्नॉर्मल फ्लो ऑफ ब्लड, उसकी वजह से मरमर पैदा होती है। ओके, और एक चीज और है, वो पता नहीं कितनी सही है कि गलत है, कि कहा जाता है कि जो धड़कन होते हैं, जो हम लोग सुनते हैं कि पल्स कितनी चल रही है, वो बच्चों की बहुत तेज चलती है। आई मीन कि उसका जो नंबर है, सपोज कि अगर मेरी 80 और बच्चे की 100 है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे की होती है, तो क्या कोई क्राइटेरिया भी तो होगा ना, हर बच्चे की तेज है, ये तेज कहकर तो बात खत्म नहीं हो जाती। बिल्कुल, छोटे बच्चों में हृदय की धड़कन तेज चलती है। जब बच्चा बॉर्न होता है तो 120 to 140 हार्ट रेट इज नॉर्मल, और ऐसे ग्रो धीमे धीमे ये हार्ट रेट कम होती जाती है। आई थिंक डॉक्टर उत्कर्ष इस बारे में ज्यादा बेहतर बता पाएंगे क्योंकि वो बच्चों से ज्यादा निकट रहते हैं। जी बिल्कुल, जी सर, डॉक्टर बंसल। हाँ मैडम, किसी भी बच्चों के अंदर ज्यादातर हार्ट रेट तेज रहती है, क्योंकि उनके जो हार्ट होता है छोटा होता है, तो उसको पूरे शरीर में खून पहुंचाने के लिए ज्यादा बार पंप करना पड़ता है ताकि पूरे शरीर का आउटपुट बना रहे बड़ों के मुकाबले। तो इस वजह से यूजुअली उनकी हार्ट रेट ज्यादा होती है। जैसे सर ने बताया, न्यूबॉर्न में 120 to 140, इनफैक्ट 160 तक भी हम लोग नॉर्मल ले लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे 1 से 3 साल के बच्चे में 120 तक का नॉर्मल ले लेते हैं। उसके बाद 3 से 6 साल तक के बच्चों में 100 के आसपास आ जाता है। और फिर एडोलेसेंट एज ग्रुप या स्कूल गोइंग एज ग्रुप में बच्चों में यूजुअली बड़ों के जितना ही हार्ट रेट रहता है किसी भी एज में। लेकिन अगर हार्ट रेट 180 से ऊपर जा रहा है तो वो एक चिंता का विषय हो सकता है, और 200 से ऊपर अगर जा रहा है तब तो वो डेफिनेटली प्रॉब्लम है। हाँ, मतलब अगर आपकी तो दिल की धड़कन असामान्य है तो आपको तुरंत विशेषज्ञों की आवश्यकता है। तो ये बहुत लो होने पर भी होगी, अगर जो न्यूबॉर्न की 120 से कम है या 100 से कम है, तो वो भी एक चिंता का विषय है, या एक्सपर्ट्स की जरूरत वहां पर है? चिंता का विषय, हाँ जी जी बिल्कुल। तो बिल्कुल, ओहो बहुत डिफिकल्ट है ये सारी जर्नी, आज का डिस्कशन। डॉक्टर अंजू, आपसे जैसे शुरुआत आप करेंगे। सुनने वाली बात कह रही थी, जी
बस एक चीज मैं कहूंगा, जो आप सुनने वाली बात कह रही थी कि पेरेंट्स क्या मेरा सुन मतलब था सकते कि हैं कुछ पहचाने, कैसे एबनॉर्मल चीज, पहचाने पेरेंट्स तो से। हाँ, क्योंकि जो बच्चों में कंजेनाइटल प्रॉब्लम है वीएसडी, या थोड़े बड़े बच्चों में जो ये साइनोटिक प्रॉब्लम होती है उसमें भी वीएसडी कई बार कॉमन होता है साथ में, और इससे बड़े बच्चों में रोमैटिक हार्ट डिजीज होती है, इनके अंदर माइट्रल रिगर्जिटेशन होता है। तो इन सारी बीमारियों के अंदर जो हार्ट होता है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा फील होता है। तो जब अगर पेरेंट्स हाथ रखते हैं बच्चे के सीने में तो उनको धड़कन एक तो बहुत तेज फील होती है, बड़े एरिया में फील होती है, और कई बार मरमर जो है महसूस हो सकती है हाथ पे, जिसको थ्रिल बोला जाता है। तो उनको एक एबनॉर्मल फीलिंग होगी कि उनके हाथ के नीचे कुछ एक एबनॉर्मल सी फीलिंग हो रही है नॉर्मल हार्ट के मुकाबले। तो शायद कुछ उनको मदद मिल सके ये पहचानने में कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, तो एक्चुअली जब प्रॉब्लम समझ में आए तो एक्सपर्ट के पास चले जाएं, क्योंकि अगर वो खुद गूगल पे पढ़ के उसका इलाज करने लगे या बहुत जगह जाके विंडो शॉपिंग करने लगे तो बड़ा केस गड़बड़ आ जाता है, जो कि हम लोग बहुत ज्यादा देख रहे हैं। एनीवेज डॉक्टर अंजू, आप बताइए, प्रिवेंशन जो भी लिए जा सकते हो वो आपसे ही शुरू होंगे, मतलब आई मीन कि जब बच्चा वो प्रेगनेंसी के दौरान ही जब वो तैयार हो रहा है। पहले तो हम जैसे लोग मुझे मालूम है सबसे बड़ा एक उसमें प्रिवेंशन आया था कि भाई प्लीज अल्कोहल मत लो। जी, पहले तो हम लोग प्रिवेंशन ले सकते हैं कि बिफोर शी वांट्स टू बिकम प्रेग्नेंट, अगर कोई पेशेंट प्रेगनेंसी चाहती है तो वो पहले ही मिले डॉक्टर से कि हम क्या क्या प्रिकॉशन लें कि मेरे बच्चे को आगे ये प्रॉब्लम ना आ पाए। तो उसमें हम लोग पहला लेते हैं वैक्सीनेशन। एक रुबेला इन्फेक्शन होता है प्रेगनेंसी में, मैंने पहले भी कहा था, जिससे हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो किसी भी पेशेंट को प्रेगनेंसी होने से पहले रुबेला का वैक्सीन अगर उसने पहले नहीं लिया है तो ये ले लेना चाहिए। दूसरी चीज है कि अगर वो अल्कोहल या सिगरेट स्मोकिंग हैबिट है उसमें, अवॉइड दिस हैबिट ऑल्सो। तीसरी चीजें हैं कि अगर उसे किसी तरह की बीमारी है, लाइक शुगर की बीमारी है या कोई रीनल प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट कंट्रोल योर मेडिकल डिसऑर्डर्स बिफोर शी बिकम्स प्रेग्नेंट। अगर शुगर है, अगर उसको कंट्रोल नहीं करती है, उसी में उसको प्रेगनेंसी हो जाती है, तो बच्चे में हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हमें तो पहले मेजर्स लेना है कि प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले ही हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए कि हम क्या क्या प्रिकॉशन लें तो हमें मेरे बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम कुछ ना हो। तीसरी चीज है कि अनवांटेड माने अननेसेसरी मेडिसिन नहीं लेने चाहिए। जैसे लोग जनरली पेन किलर ले लेते हैं जनरली यूज, या फिर बीपी बढ़ा हुआ है, बीपी की कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो प्रेगनेंसी में अपने आप से कम मेडिसिन का मैनेजमेंट स्वयं ना करें, जहाँ जरूरी है ये बहुत जरूरी है। विद द एडवाइस ऑफ हेल्थ वर्कर्स, ये सब हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए। और दूसरी चीज है फॉलिक एसिड और विटामिन सप्लीमेंट लेना चाहिए बिफोर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी। और अगर प्रेगनेंसी हो गई तो भी हम लोग कुछ प्रिकॉशन ले सकते हैं ताकि बच्चों में अनोमली होने की संभावना कम से कम हो। लाइक सबसे पहले शुरू के 3 महीने हमें फॉलिक एसिड जरूर लेना चाहिए, ये बहुत सारी कंजेनाइटल प्रॉब्लम से बचाता है। दूसरी चीज वही कि अवॉइड सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल, अननेसेसरी मेडिकेशन, कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, ये सब चीजें हम लेंगे तो हम बच्चों में कंजेनाइटल डिजीजेस होने की संभावना को काफी कम कर सकते हैं। ये ओके डॉक्टर उत्कर्ष, अगर एक बच्चा हमारे पास जन्म हो गया है और उसको किसी भी तरह की हार्ट प्रॉब्लम है, तो क्या वहाँ पे कोई डाइटरी प्रैक्टिसेस या प्रिवेंशन ऐसे भी ली जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट फीड, वो उसके लिए कोई फायदेमंद चीजें हैं? ब्रेस्ट फीडिंग का इन जनरल तो फायदा है बच्चे को, लेकिन एक बार अगर कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो गई है तो वो करेक्ट नहीं हो सकती बिना रवि सर की मदद के, तो उसके लिए तो उनके पास ही जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, बच्चे की डाइटरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी ऐसे बच्चों की, उनके हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो वो कैलोरी इंटेक उसका अच्छा रखना चाहिए, ताकि हम जब बच्चे को सर के पास भेजें तो उसका वेट बहुत खराब ना हो। पहले जैसे हम लोग एक क्राइटेरिया, सर शायद एग्री करेंगे, कि पहले 10-10-10 का क्राइटेरिया लेते थे कि 10 महीने का बच्चा हो, 10 किलो का हो और उसका हीमोग्लोबिन 10 हो, तब वो जो है सर्जरी में जाएगा। तो लेकिन अब ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट स्टिल आप अच्छा कैलोरी दीजिए बच्चे को, ताकि बच्चा ठीक रहे, एकदम कमजोर ना हो जाए।